गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 10th ऑफ जुलाई 2024 और हम लोग करने वाले हैं प्रेप पॉइंटर्स। तो आज प्रेप पॉइंटर्स के अंदर हम लोग कौन कौन से टॉपिक लेके आए हैं एक बार लिस्ट देख लेते हैं। नेहरू जूलॉजिकल पार्क जो कि हैदराबाद में है, ये न्यूज में था तो इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रीलिम्स में इस तरह की चीजें आपसे पूछ लेता है, वन लाइनर्स जो कभी कभी जो है न्यूज में रहते हैं। उसके अलावा हमारा जो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं। और यहां से हम लोग पर्सन इन न्यूज भी कर सकते हैं। पहले यूपीएससी में पर्सन न्यूज हर साल एक दो क्वेश्चन आया करते थे, अब खैर वो नहीं आते हैं कुछ सालों से, बट यू नेवर नो। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं पर्सन इन न्यूज। उसके अलावा रशिया का एक हाईएस्ट एक सिविलियन काइंड ऑफ अवार्ड होता है, उसके बारे में बात करेंगे। इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। ये मोदी जी को मिला है क्योंकि मोदी जी रशिया में गए हुए हैं, तो इसलिए इस न्यूज को पढ़ने वाले हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, ये जो आरबीआई इशू करती है, हर साल इशू करती है, इसके बारे में बात करेंगे। इकोनॉमी वाले सेक्शन से टॉपिक रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। इकोनॉमी कम्युनिटी ऑफ द वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, ये भी न्यूज में है, तो आईआर वाले सेक्शन से इसको हम लोग करने वाले हैं क्योंकि कई अफ्रीकन स्टेट्स के अंदर लगातार मिलिट्री कूप्स हो रहे हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज में था, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। यूरोपियन यूनियन कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस, C3S इसको कहा जाता है। कभी कभी इस तरह की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो बहुत कम न्यूज में रहती हैं लेकिन वो पेपर में आ जाती हैं, जैसे इस बार भी जो है वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन आ गया था, तो इनको पढ़ना भी जरूरी है। ज्यादा इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं लेनी होती है लेकिन एग्जाम में 2 नंबर हमें मिल जाते हैं, इसको थोड़ा देखेंगे। उसके अलावा केरला के अंदर हम लोग एक बहुत बड़ी मेजर पोर्ट्स बना रहे हैं, विजिंझम इंटरनेशनल सी पोर्ट, इसका क्या रेलेवेंस है थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी प्रीलिम्स के लिए। तो चलिए सीधा आगे बढ़ते हैं, पहले टॉपिक पे जाते हैं। पहला टॉपिक आता है नेहरू जूलॉजिकल पार्क। न्यूज में क्यों था? हालांकि देखिए ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है कि न्यूज में क्यों था, इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं होता है, वो सिर्फ एक इंस्पिरेशन होती है एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के लिए। तो न्यूज में इसीलिए था कि नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद में एक लायनस ने एक गेट कीपर जू कीपर के ऊपर अटैक कर दिया। हालांकि वो बच गए क्योंकि जो लायनस थी इसको पैरालिसिस था। तो वहां पे बेसिकली गेट होता है, जो गेट रात को बंद करना होता है और उसको करना वो भूल गए होंगे, वहां से लाइनेस अंदर आ गई और उसके ऊपर अटैक कर दिया। हालांकि उनको माइनर इंजरीज हुई हैं, लेकिन ये एग्जाम में आपसे नहीं पूछता है, ये सिर्फ इसलिए किया जाता है कि भाई ये न्यूज में क्यों था। पूछेगा क्या आपसे? नेहरू जूलॉजिकल पार्क के बारे में इंफॉर्मेशन पूछ सकता है। एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले सेक्शन यहां से सवाल आते हैं। 1959 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था हैदराबाद के अंदर, बहुत बड़े एरिया में इसको बनाया गया है। 380 एकड़, बहुत बड़ी लैंड होती है 380 एकड़, यहां पे इसको एस्टेब्लिश किया गया। और इसके पास में ही मीर आलम टैंक भी है। ये देखिए वर्ल्ड फेमस मीर आलम टैंक, ये 200 साल पुराना है और बहुत सारे पिलर्स यहाँ पे हैं जिसको बनाया गया था, हालांकि अभी काम नहीं कर रहा है, बट एनीवेज ये जो नेहरू जूलॉजिकल पार्क है इसके यूनिक फीचर्स क्या हैं? ये इंडिया का पहला ऐसा जू है जहां पे ओपन क्लोजर के अंदर एनिमल्स को अरेंज किया गया है। ओपन देखिए, एक तो होते हैं केज, पिंजरे में बंद होते हैं जानवर, एक होते हैं ओपनली, आप उनको ओपनली जाके देख सकते हो। ये नेशनल पार्क जैसा नहीं होता है, लेकिन हर एनिमल के लिए, जैसे टाइगर के लिए, लायन के लिए, उन्होंने एक खुला खुला एरिया बना रखा है, ओपन टाइप बना रखा है। आप वहां पे दूर से उनको आराम से देख सकते हो। तो बेसिकली ये उनको एक नियर नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करवाता है। नेचुरल हैबिटेट तो जंगल होता है, जो हमारे नेशनल पार्क्स होते हैं, राइट, हमारे जो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज होती है ऑल दैट, वो नेचुरल होता है। जो बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह होते हैं, ये नेचुरल तो नहीं है लेकिन नेचुरल जैसा फील करवाता है। तो जब हम लोग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरीके होते हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का। एक होता है इन सीटू और एक होता है एक्स सीटू, राइट। इन सीटू जैसे ऑन द स्पॉट बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है। एक्स सीटू आउट ऑफ द स्पॉट, यानी कि उनके नेचुरल हैबिटेट में नहीं, उनको कहीं दूर लेके जाके उनको उनको कंजर्व किया जाता है। जैसे जू, जू एक एक्स सीटू मेथड है, क्योंकि आप जानवरों को जंगल से लेके जाते हो, वहां पे उनको लेके जाते हैं, उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं, उनको लिए अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, वहां पे उनकी कंजर्वेशन होती है। अब मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन में, जो बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं वो इन सिटू होते हैं या एक्स सिटू होते हैं? कमेंट सेक्शन में बताएं। तो जो हैदराबाद का अपना नेहरू जूलॉजिकल जो जो पार्क है, ये एक
एक्स-सी2 मेथड है बेसिकली, ठीक है। तो बहुत सारे स्पीसीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इंडियन राइनोज, एशियाटिक लायन, बंगाल टाइगर, स्लेंडर लोरिस, पाइथन डियर, बहुत कुछ देखने को मिलता है। कुछ एक्सोटिक एनिमल्स भी हैं, ओरंगेटिनो, हिप्पोज वगैरह, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। कभी जाएं अगर आप हैदराबाद वाली साइड में, इस जू को ज़रूर देखें। बहुत एजुकेशन के पर्पज़ से भी, एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से भी बहुत अच्छा आपको लगेगा डेफिनेटली। और इतना बड़ा जू है, यहाँ पे कुछ ब्रीडिंग प्रोग्राम्स भी हम लोगों ने चला रखे हैं, जैसे एशियाटिक लायन के लिए, बंगाल टाइगर के लिए, ब्लैक बक के लिए, और उसके अलावा क्रोकोडाइल का एक ब्रीडिंग स्टेशन हम लोगों ने यहाँ पे 1980s में बनाया था। तो बेसिकली ब्रीडिंग स्टेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जानवरों की ब्रीडिंग करवाई जाती है, उनकी रिप्रोडक्शन करवाई जाती है, और उसके बाद उनको जंगल में उनके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ दिया जाता है। इसका मतलब होता है जो ब्रीडिंग प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं। अभी वहां पे जो ब्रीडिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है वल्चर्स को लेके और माउस डियर। ये देखिए माउस डियर दिख रहा है आपको, इसका जो फेस है वो बिल्कुल चूहे जैसा होता है, इसलिए इसको माउस डियर कहते हैं, और ये साइज में भी बहुत छोटा होता है। उसके अलावा जो दूसरे देशों के साथ हमारे एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं, वहां पे भी इसको लगातार ये कोऑपरेट उनके साथ करता रहता है। थोड़ा आगे बढ़े। सेकेंड टॉपिक दैट वी हैव इज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। क्या है, क्यों है न्यूज में? बेसिकली जो प्रोफेसर सौम्या स्वामीनाथन है, ये अभी कुछ समय पहले WHO के अंदर भी सर्व करके आई हैं। ये वहां की फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट रही हैं, और ये ICMR की डायरेक्टर जनरल भी रही हैं। तो बड़ी अच्छी पोस्ट है इनकी, और बड़ी जाना माना नाम है इनका, न्यूज में बहुत रहती हैं। अभी इनको जो हमारे यूनियन मिनिस्ट्री का जो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है, वहां पे ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम को लेकर इनको प्रिंसिपल एडवाइजर इनको अपॉइंट किया गया है। तो बेसिकली सलाह देना, सजेशंस देना वगैरह, वो सब इनका काम रहेगा। एक्सपर्ट्स ग्रुप जो बनाया जाता है वो इनसे सजेशन ले सकता है टाइम टू टाइम, इसलिए थोड़ा सा न्यूज में है। लेकिन नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, ये प्रीलिम्स से बिल्कुल टॉपिक आपसे पूछता है इसी तरह के। हालांकि ये टॉपिक मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करते हैं, इनिशिएटिव्स की बात करते हैं, हेल्थ जब हम लोग प्रोग्राम्स की बात करते हैं, पर प्रीलिम्स में भी यहाँ से सवाल डेफिनेटली आपको आएगा। तो इंडिया को वर्ल्ड का टीबी कैपिटल कहा जाता है। अनफॉर्चुनेटली मिलियंस ऑफ केसेस इंडिया में हर साल टीबी के नए आते हैं। लाखों डेथ इंडिया में हर साल टीबी की वजह से होती है अनफॉर्चुनेटली। तो ये चीज़ हम लोगों ने काफ़ी पहले रियलाइज़ कर ली थी, और 1997 के अंदर हम लोगों ने एक प्रोग्राम चलाया था, RNTCP उसको बोलते हैं, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। लेकिन 2020 में हम लोगों ने इसको रीनेमिंग कर दिया। इसका नाम हम लोगों ने रखा NTEP, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। नाम चेंज कर दिया क्योंकि हमारा एक गोल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक गोल है कि 2030 तक इंडिया से ट्यूबरकुलोसिस को पूरी तरह से खत्म करना है, उसको एलिमिनेट करना है। तो उसको ध्यान में रखते हुए इसका नाम हम लोगों ने चेंज किया था, और ये जो स्टेप है थोड़ा सा इसका हम लोगों ने बेसिकली फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था। तो जो हमारा ये नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, हमारी कंट्री में बहुत सारे टीबी के केस ऐसे होते हैं जिनकी डायग्नोसिस ही नहीं हो पाती, जो डिटेक्ट ही नहीं हो पाते हैं। लोगों को टीबी होता है, लेकिन उनका ट्रीटमेंट तो दूर की बात है, पहले तो डिटेक्शन होगा ना, डायग्नोसिस होगा, फिर ट्रीटमेंट होगा। लेकिन हमारे यहाँ पे क्योंकि दूर दराज के एरिया में और गरीबी की वजह से लोग अवेयर भी नहीं हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ भी नहीं हैं, उसकी वजह से लोगों के अंदर टीबी डिटेक्ट ही नहीं हो पाता। तो ये जो एलिमिनेशन प्रोग्राम हम लोगों ने चलाया है, इसके अंदर ये एक गोल है हमारा कि इंडिया में जितने भी टीबी केसेस हैं, कम से कम 70% केसेस में हम लोग उसको कम से कम डिटेक्ट करेंगे। और एक बार अगर वो डिटेक्ट हो गया तो कोशिश करेंगे कि 85% केस में उसको क्योर किया जा सके, क्योंकि बहुत जल्दी हम लोगों ने टीबी को खत्म करना है, और 2030 तक इंडिया में टीबी की वजह से एक भी डेथ नहीं होनी चाहिए। ये हमारा प्रोग्राम है। ये हम लोगों ने क्यों चलाया है? क्योंकि जो WHO का एक प्रोग्राम है एंड टीबी स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर गोल रखा गया है 2035 तक वर्ल्ड से टीबी को एलिमिनेट करना है। दैट इज अ गोल ऑफ WHO। उसके साथ अलाइन करने के लिए हमारा जो प्रोग्राम है, हम लोगों ने उसको चलाया है। हालांकि हमारा टारगेट 5 साल पहले का रखा हुआ है, लेकिन फिर भी लेट्स सी क्या होता है। तो जो टीबी अभी जो हम लोग स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर हम लोग क्या क्या करते हैं इंडिया में टीबी के केसेस में? आपने बहुत सुना होगा डोट्स एक
स्ट्रेटेजी होती है हमारी, जिसे कहते हैं डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स होता है ये डॉट्स का। जिस आदमी को टीबी होता है तो ये कोर्स उसको दिया जाता है। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड हो गया इंडिया में, सभी केसेस में फिलहाल ये दिया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसमें जो डायग्नोसिस है फ्री होती है, ट्रीटमेंट फ्री होता है, और लगातार जो केसेस मिलते रहते हैं कम्युनिटी बेसिस पे, जिसमें जैसे आशा वर्कर्स उनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, जो हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम होता है, यानी कि जो गांव में छोटे छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं, 3-4 गांव के पास एक हॉस्पिटल होता है, उस प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है। तो लोगों की डायग्नोसिस करनी है, ट्रीटमेंट करना है, कम्युनिटी एंगेजमेंट करनी है, पंचायत वगैरह को इंक्लूड इसमें करना है, जो लोकल एनजीओज होते हैं, सिविल जो सोसाइटीज़ होती हैं उनको यहाँ पे एंगेज करना है। राइट, सोशल जो फैक्टर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग टीबी का ट्रीटमेंट देंगे। ये सब बेसिकली किया जाता है और बहुत अच्छा रिजल्ट भी है इसका, ऐसी बात नहीं है। टीबी के बारे में थोड़ा सा प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंफॉर्मेशन जो कि फैक्ट बेस्ड है। ये एक वायरस जनरेटेड डिसीज नहीं होता है, ये बैक्टीरिया से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उससे होता है। एक जनरल हमारी अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि टीबी लंग्स को इंपैक्ट करता है। नो डाउट टीबी लंग्स को इंपैक्ट करता है, लेकिन टीबी कई तरह के होते हैं। एक हमारे पास एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होता है जो कि आउट ऑफ लंग्स हमारी बॉडी को अटैक करता है। जो यूजुअल टीबी होता है वो लंग्स को अटैक करता है, लेकिन ये वाला जो है ईटीबी, ये किडनी को भी कर सकता है, स्पाइन को कर सकता है, ब्रेन को कर सकता है, बैकबोन को कर सकता है, आपके नर्वस सिस्टम को कर सकता है। ये आउट ऑफ लंग्स, और ये थोड़ा सा डेंजरस भी होता है। तो टीबी फैलता कैसे है? वैसे हमें आइडिया है, एयर के थ्रू फैलता है ये बैक्टीरिया। तो कोई कफिंग करता है, स्नीज करता है, स्पिट करता है, तो जो टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं हमारे मुंह से वो बाहर आते हैं, एयर के अंदर जो है वो ट्रांसमिट करते हैं, फिर वो किसी की बॉडी में जा सकते हैं। रिपोर्टेड पिछले साल इंडिया में 25.5 लाख केस रिपोर्ट हुए, उस लगभग 3 लाख से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है टीबी की वजह से। तो इसीलिए जो है इंडिया को टीबी कैपिटल कहा जाता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा डेथ हमारे यहाँ पे टीबी की वजह से हो जाती है। आगे बढ़ें, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए हैं रशिया में, और रशिया हमारा एक बहुत पुराना फ्रेंड भी है, नो डाउट। हमारे रिलेशन रशिया के साथ काफ़ी अच्छे रहे हैं हमेशा से ही, आज़ादी के बाद से ही बहुत अच्छे रहे हैं, क्योंकि नेहरू जी वो एक सोशलिस्ट विचारधारा के थे, रशिया से काफ़ी इंस्पायर्ड थे, वो सब हुआ। खैर, हमारा जो डिफेंस जो एंगेजमेंट है रशिया के साथ वो बहुत ज़्यादा है। आज भी हमारी कंट्री में 80% के आसपास जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रशिया से ही आए हैं, तो उनके ऊपर हम वैसे डिपेंड भी करते हैं काफ़ी हद तक। तो रिलेशन अच्छा खासा हमारा रहा है। रशिया ने जब यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है तो हम लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा ओपनली क्रिटिसाइज भी नहीं किया है। तो इस तरह से हम लोग, और बहुत सारा ऑयल हम लोग रशिया से डिस्काउंटेड रेट पे इंपोर्ट भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो मोदी जी अभी रशिया में गए हैं काफ़ी टाइम के बाद, तो उनको रशिया का हाईएस्ट स्टेट डेकोरेशन, हाईएस्ट अवार्ड बेसिकली उनको दिया गया है, जिसे कहा जाता है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। ये बहुत साल पहले 1699 के अंदर, ठीक है, तब से इसकी शुरुआत हुई थी, और ये रशिया का सबसे पुराना ओल्डेस्ट स्टेट डेकोरेशन है बेसिकली। लेकिन बीच में जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ 1917-80s के दौरान पे, 1980s में इसको बंद कर दिया गया था, बहुत सालों तक ये बंद रहा। फिर 1998 के इसके अंदर इसको दोबारा से रीएस्टेब्लिश किया गया बेसिकली। ठीक है, तो क्या ये सिर्फ रशियन सिटीजन्स को दिया जाता है? ऑब्वियसली नॉट, मोदी जी को मिला है तो फॉरेन स्टेट्स के हेड्स को भी ये दिया जा सकता है। क्या होता है इसके अंदर? एक बैज होता है, स्टार, और एक लाइट ब्लू कलर का एक रिबन आपको दिया जाता है। जो लोग डिफेंस फोर्सेस से रिलेटेड होते हैं, कॉम्बैट वगैरह से, जब उनको बैज दिया जाता है या स्टार दिया जाता है, उनके साथ एक स्वॉर्ड भी दी जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपने याद रखना, उसके साथ एक स्वॉर्ड होती है और यहाँ पे जो है स्टार होता है, इस तरह से समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए। मोदी जी इंडिया के पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर मिले हैं, बने हैं, जिनको ये अवार्ड बेसिकली यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट है। आरबीआई का एक इंडेक्स होता है जिसे कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। ये हर साल आरबीआई के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लेके। फाइनेंस इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, तो आपको थोड़ा ये पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए, सिंपल नाम से समझ में आ रहा है कि देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचानी है, उसकी अच्छी क्वालिटी हो, एक्सेसिबल हो,
ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे फाइनेंशियल सर्विसेज, चाहे वो बैंकिंग सर्विसेज हो, यूपीआई हो, ठीक है, किस आपको बैंक अकाउंट ओपन करवाना हो, आपको बैंक से लोन लेना हो, जितनी भी सर्विसेज होती हैं फाइनेंस के रिगार्डिंग, ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचे, सस्ते में पहुंचे, अवेलेबल हो और बेटर क्वालिटी के साथ जाएं। दैट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो इसके लिए एक इंडेक्स निकाला जाता है और इस साल 2024 में हमारा रैंक थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। तो नाउ इट इज 64.2, पिछले साल इट वाज 60.1। तो इसका अगर ये जीरो होता है, जीरो मीन्स कंप्लीट फाइनेंशियल एक्सक्लूजन और 100 मीन्स कंप्लीट फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो अभी हम लोग 64 पॉइंट पे हैं, तो बेसिकली आधे से ज़्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारा हो चुका है। तो इसके अंदर ना कई सारी चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है। ईज ऑफ एक्सेस, मतलब जैसे आपको लोन लेना है कि तो क्या इतना जल्दी आपको एक्सेस है बैंकिंग सर्विसेज का, या आप अभी भी मनी लेंडर्स के ऊपर डिपेंड करते हो। वायलेबिलिटी एंड द यूसेज ऑफ द सर्विसेज, क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज, ठीक है। इस तरह के 97 इंडिकेटर्स इसके अंदर दिए गए हैं। ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन है, थोड़ा इसको ध्यान रखना है। लेकिन 3 फैक्टर ऐसे हैं यहां पे जिनको सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है इस इंडेक्स को निकालने के लिए। एक्सेस, क्या आपके आसपास बैंक है, क्या आपके पास बैंकिंग सुविधाएं हैं आसपास आपके, कितना आसानी से आपको सर्विसेज मिल जा रही हैं, एक्सेस बेसिकली। उसके अलावा यूसेज, ठीक है, आप जब बैंक में जाते हो एक्सेस है आपको, लेकिन क्या आपको सर्विस मिल रही है क्या, ठीक है, कितने लोग वहां पे बैंकिंग सर्विसेज का यूज कर रहे हैं, ये चीज देखी जाती है। और उसके बाद फिर क्वालिटी देखी जाती है, फाइनेंशियल लिटरेसी, कंजप्शन प्रोटेक्शन, ठीक है, जो क्या वहां पे ज्यादा इनइक्वालिटी है, क्या आम आदमी भी, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब आदमी भी फाइनेंशियल सर्विसेज को ले पा रहा है या सिर्फ अमीर आदमी ले पा रहे हैं, ये सब चीजें देखी जाती हैं क्वालिटी के अंदर। ये 3 पैरामीटर यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां पे प्रीलिम्स के हिसाब से एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि इसका कोई बेस ईयर नहीं है, मतलब इसे हम लोग किसी साल से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, बस हम लोग साल दर साल ये इंडेक्स निकालते हैं। आपने इसको थोड़ा ध्यान रखना है। और कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है, ऐसा भी नहीं है कि हम लोग सिर्फ बैंक्स को ही कवर कर रहे हैं। और कुछ लोगों को लगे कि आरबीआई इन्वॉल्व है तो सिर्फ बैंकों को ही कवर करेगा, ऐसा नहीं है। इसमें बैंकिंग सर्विसेज के अलावा इंश्योरेंस, पेंशन, इन्वेस्टमेंट, पोस्टल सर्विस, ये सब भी देखा जाता है। ये थोड़ा सा आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ें। नेक्स्ट आर्टिकल दैट वी हैव इज द इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ द वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। देखिए यहां पे ये है वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। अब जैसे यूरोपियन यूनियन आपको अच्छे से पता है, यूरोपियन यूनियन क्या करते हैं, यूरोपियन यूनियन एक रीजनल पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल ग्रुप है जिसमें यूरोपियन कंट्रीज एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूट करती हैं, कोऑपरेट करती हैं फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा एंड ऑल दैट, सब कुछ करती हैं। तो बेसिकली वो एक तरह का फ्री मार्केट है, राइट। जो टैरिफ हैं, बैरियर है, उनको ऑलमोस्ट जीरो कर दिया गया है यूरोप के अंदर। उसी मॉडल के बेसिस पे इन 15 वेस्ट अफ्रीकन नेशंस ने एक ग्रुप बनाया था जिसे कहते हैं इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ द वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, इकोवास इसको कहते हैं, ठीक है। कौन कौन से 15 स्टेट्स हैं वो नाम यहां पे दिया गया है। लेकिन पिछले कुछ समय से कुछ इश्यूज हो रहे हैं, क्योंकि देखिए ये जो वेस्ट अफ्रीकन नेशंस है ना, यहां पे लगातार सिविल राइट्स, एथनिक क्लैशेस वगैरह वो सब होते रहते हैं। और नाइजर, बुर्किना फासो और माली, यहां पे अभी रिसेंटली मिलिट्री कूप हुआ और इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ कर लिया। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ करना इतना आसान नहीं है, आप यहां से इमीडिएट विड्रॉ नहीं कर सकते। 1 साल तक आपकी मेंबरशिप इसमें रहती है। हालांकि इनको सस्पेंड कर दिया गया था बिकॉज यहां पे मिलिट्री कूप हुआ था, तो जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स यहां पे थी, ठीक है, उनको ओवरथ्रो कर दिया गया था। तो उस वजह से यहां पे काफी सारे इश्यूज चल रहे थे। उस कॉन्टेक्स्ट में आपको ये पता होना चाहिए। तो 1975 में इसके एस्टेब्लिश किया गया था। इसे ट्रीटी ऑफ लागोस कहा जाता है। ये कलेक्टिव सेल्फ सफिशिएंसी, सिंगल लार्ज मार्केट, लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करना है, पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, उस तरह की जो है बड़ी बड़ी बातें इन तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में कही जाती हैं। तो यहाँ पे भी वही कही गई है, ठीक है। आगे बढ़े। यूरोपियन यूनियन कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस, छोटा सा टॉपिक है लेकिन पूछ सकता है एग्जाम में। इसने कहा है कि 2024 आज तक दुनिया का सबसे हॉटेस्ट ईयर रहेगा। 2024 जून सबसे हॉटेस्ट मंथ ऑलरेडी हो चुका है, ये इसने कहा है। तो इसलिए अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है उन्होंने कैसे ये रिकॉर्डिंग्स निकाली हैं, क्या इसका इंपैक्ट होगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है
कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कहाँ काम करती है, वो थोड़ा सा, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सवाल आपसे डेफिनेटली एग्जाम में पूछता है। तो एक तो बेसिकली यूरोपियन जो है वो बेस्ड है। कई सारी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ मिलकर काम करती हैं, जैसे वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि WMO इसको स्पॉन्सर करता है। ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सर्विसेज है, इसको भी WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसको स्पॉन्सर करती है। IUCN वगैरह भी इसके अंदर जुड़े हुए हैं, तो वो थोड़ा IPCC भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करते हैं, जो सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं, ग्राउंड जो रिपोर्ट्स होती हैं, उन सभी को ध्यान में रख के एक रिपोर्ट निकालती हैं हर साल, और ये बताती हैं भाई जो दुनिया का जो टेम्परेचर है वो कितना हो गया है, पास्ट में कितना था और फ्यूचर में कितना रहेगा। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ऑब्जर्वेशन आपको दिखाता है। और इनका यह कहना है भाई हालत बहुत खराब है। 2024 का जो जून मंथ है, दिस इज 13th कंसेक्यूटिव वार्मेस्ट मंथ इन द हिस्ट्री। पिछले 13 साल से लगातार जून का महीना दुनिया में वार्मेस्ट रहा है। ठीक है, पिछले साल से कंपैरिजन में इट वाज 0.14 डिग्री सेंटीग्रेड मोर। जब हम लोग इंडस्ट्रियल जब जब हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करते हैं, अगर आप प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से कंपेयर करें तो टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा हो चुका है। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। जब हम लोग क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो हमेशा इस चीज को फोकस करते हैं। अभी 2023-2024 में जो ग्लोबल वर्ल्ड टेम्परेचर है वो प्री इंडस्ट्रियल टाइम से 1.64% ज्यादा हो चुका है। तो हम लोग धीरे धीरे 2% की तरफ जा रहे हैं। पेरिस एग्रीमेंट का गोल क्या है, 1.5 डिग्री। इससे तो हम लोग ऑलरेडी सरपास कर चुके हैं। तो 1.5 डिग्री तो अचीव करना इम्पॉसिबल ही है अभी, लेकिन 2% तक भी हम लोग बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे अगर हम लोगों ने 2050 तक नेट जीरो अचीव नहीं किया तो, जो कि दुनिया का टारगेट है। कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि इंडिया का टारगेट क्या है नेट जीरो अचीव करने का, तो मजा आएगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। विजिजम इंटरनेशनल सी पोर्ट, देखिए अभी क्या है ना, जो सी रूट है जो कि रेड सी से होके आता है, मिडल ईस्ट से होके आता है, फिर वो इंडियन ओशन को क्रॉस करता है और फिर वो मलक्का स्ट्रेट के थ्रू ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, वहाँ पे सर्विसेज जाती हैं। ये बहुत बिजी सी रूट है बेसिकली। और यहाँ पे जैसे कोलंबो है, सिंगापुर है, ओमान है, दुबई है, ये जो कुछ पोर्ट्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हो जाती हैं। दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट शिप हैंडलिंग पोर्ट्स हैं ये, क्योंकि इस रूट के ऊपर पड़ती हैं। इंडिया में कोई भी ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजिकल एडवांस पोर्ट नहीं है जो इस रूट का बेनिफिट उठा सके। ठीक है, अंडमान निकोबार में हमारे पास है पोर्ट ब्लेयर, लेकिन वो बहुत डीप नहीं है। तो काफी समय से इंडिया को आइडिया सोच रहे थे कि हम लोग सिंगापुर के जैसा, कोलंबो जैसा, दुबई जैसा कोई पोर्ट इंडिया में बनाएं जो बहुत बड़े बड़े शिप्स को भी हैंडल कर सके। तो कई साल पहले इसका आइडिया आया था दिमाग में, और ये हम लोग करने वाले हैं केरला में विजिजम के अंदर, और ये लगभग बनने के तैयार हो गया है। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस पे रखा गया। अडानी पोर्ट्स इसको बना रहे हैं, तो 40 साल के लिए इसको अडानी पोर्ट हैंडल करेगा, उसके बाद ये गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा। तो जो ईस्ट वेस्ट शिपिंग लाइन की मैं बात कर रहा हूं, ये वहां से सिर्फ और सिर्फ 10 नॉटिकल माइल दूर है। 10 नॉटिकल माइल इंटरनेशनल वेस्ट सी शिपिंग रूट से। और ये इंडिया का सबसे डीपेस्ट जो है वो पोर्ट बनने वाला है। देखिए पोर्ट जितना ज्यादा डीप होगा ना, वो उतने ही बड़े शिप्स को हैंडल कर सकता है, और ये बड़े बड़े शिप्स को हैंडल कर सकता है। यहाँ की जो क्रेन्स हैं वो भी इतनी बड़ी हैं जितनी दुबई में है। तो बेसिकली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड द बिगेस्ट क्रेन्स यहाँ पे इंक्लूड होंगी। तो अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि जो सिंगापुर, कोलंबो, दुबई, जो जो इन कंट्रीज को बेनिफिट मिलता है ना, वो इंडिया को भी मिलेगा। और आइडिया तो कई साल पुराना था, लेकिन काफ़ी डिले हो गया इसके अंदर, कोविड की वजह से डिले हो गया। फिर उसके बाद केरला में साइक्लोन ओक्ची आ गया, कई साइक्लोन आए 2017 में, वहाँ पे बहुत फ्लड आ गया केरला के अंदर। उसके बाद फिर कोविड आ गया, फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट भी हुए, तो थोड़ा डिले हो गया ये कुछ साल, लेकिन डेफिनेटली अभी ये बन के लगभग तैयार है और बहुत जल्दी ये ऑपरेशन भी शुरू कर सकता है। तो लेट्स सी, इंडिया में एक नया सिंगापुर जो है वो बनने वाला है, और किस तरह से आगे बढ़ता है वो तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। तो आज के टॉपिक्स को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।